हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कवर किया। फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिस सेट भी किया, जिससे हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमारा रिवाइज भी होता चले। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे हमारा सब साफ होता जाए, पीछे से आगे आगे पार्ट और पीछे पीछे सपाट। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने क्या किया है, जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए हुए हैं उसको हमने स्टार्ट किया है। तो एक पेपर को हमने कल सॉल्व किया था और एक को हम आज करेंगे। तो आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और जिससे आपको ये रिवीजन में समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है हमारा। इसमें क्या लिखा, रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक। अब देखिए, जो मुझे पैराग्राफ अच्छा लगा वो मैंने कौन सा लिया, माय चाइल्डहुड लेसन 4 का, जो लेसन 4 जो है माय चाइल्डहुड, मुझे ये वाला जो चैप्टर है इसका ये पैराग्राफ अच्छा लगा। आपको जो पैराग्राफ अच्छा लगे, आप किसी भी एक पैराग्राफ को या पूरी एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपको वर्ड्स समझ में आएंगे कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपको ये समझ में आएगा कि किस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं पता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक, मतलब क्या करना है, एक पैराग्राफ पढ़ना है आपकी बुक से। लेसन 4 माय चाइल्डहुड। ओके, फिर इसमें क्या है, देखिए, डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ। क्या आप महात्मा गांधी जी के बारे में कोई कोई भी एक ऐसी स्टोरी जानते हैं? अगर जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में, उसका टाइटल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी मीनिंग भी समझेंगे। जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था तो हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा था, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। माय फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। ओके, आई रीड इट with intense interest. I was shown the picture of Shravan carrying his blind parent in Kanwar. The book and the picture left a lasting impression on my mind. Here is an example for you to copy. I said to myself. The play Harishchandra also captured my heart. I was never tired of watching it. Still, both Harishchandra and Shravan are living realities for me. I am always moved if I read those plays. देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हमने चैप्टर समझा था तब हमने इसकी मीनिंग को तो देखा ही था। अभी हम इसे फिर से पढ़ रहे हैं तो हम फिर से इसकी मीनिंग देखते हैं। माय फादर बॉट अ बुक, मतलब जो गांधी जी के पिताजी थे उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक बुक खरीदी, जिसका नाम क्या था, नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक, जिसका नेम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट, मतलब उन्होंने क्या हुआ, बहुत अच्छे गहन, बहुत ही रुचि के साथ, इंटरेस्ट मतलब रुचि है ना, बहुत ही रुचि के साथ उन्होंने क्या किया, उस बुक को पढ़ा। आई वॉज शोन द पिक्चर, मतलब उन्हें क्या हुआ, उसमें पिक्चर कैसी दिखी। देखिए, ये श्रवण है, श्रवण कुमार है ये, और इन्होंने क्या किया है, इनके जो माता पिता थे, है ना, ये कैसे थे, बोलना चाहिए इन्हें दिखता नहीं था, नेत्रहीन थे। तो क्या होता था इनमें, ये अपने माता पिता को कांवर में ऐसे बिठाकर उन्हें क्या करते थे, तीर्थों की यात्रा करवाया करते थे, है ना। तो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, मतलब इस बुक और इस पिक्चर ने गांधी जी के जो मस्तिष्क पर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, मतलब क्या है, आई सेड टू माई सेल्फ, मतलब उन्होंने खुद से कहा कि ये एक उदाहरण है जिसे उन्हें अपने जीवन में कॉपी करना चाहिए। सिर्फ उन्हें ही नहीं, हर एक व्यक्ति को इस उदाहरण को अपने जीवन में कॉपी जरूर करना चाहिए। द प्ले हरीशचंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट, मतलब जो हरीशचंद्र एक जो नाटक है
उसका भी महात्मा गांधी जी के ऊपर उनके जो हृदय है उस पर एक बहुत गहरी छाप है। आई वॉज नेवर टायर्ड, मतलब वो कभी नहीं थकते हैं इनको उसको देखते हुए, मतलब जो वो नाटक है उसको देखते हुए कभी नहीं थकते। स्टिल बोथ हरीशचंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी, मतलब जो ये हरीशचंद्र जी का जो ये नाटक है और श्रवण पितृभक्ति, जो जो उन्होंने श्रवण कुमार ने जो मातृ पितृभक्ति दिखाई, वो क्या है, एक लिविंग रियलिटीज है, मतलब एक वास्तविकता है उनके लिए। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ आई रीड दोज प्लेज, मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, जब भी वो इसे पढ़ते हैं तो वो इसकी तरफ क्या होते हैं, इसकी तरफ चल देते हैं, मतलब इन आदर्शों को अपनाने के लिए महात्मा गांधी कैसे हैं, एकदम बिल्कुल तत्पर रहते हैं। उन्हें ही लगता है कि इस चीज को उन्हें अपने जीवन में कॉपी करना चाहिए। और आगे का चैप्टर तो हमने पढ़ा ही था कि उन्हें क्या लगता है कि क्या कॉपी नहीं करना चाहिए। उन्होंने किस चीज के लिए मना कर दिया था, उन्होंने नकल करने से मना कर दिया था, है ना। तो उन्हें ये लगता है कि इन चीजों को, जो ये नाटक है श्रवण पितृभक्ति नाटक है और जो हरीशचंद्र जी का जो नाटक है, तो इसको उन्हें जीवन में कॉपी करना सही लगता है बजाय नकल करने के। ओके, ये पैराग्राफ आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सभी क्लियर होगा। Our next question is recite a poem that you know। हमें क्या करना है, किसी भी एक पोएम को जो हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक जो पढ़ा था ना हमने, तो उसमें से हमें क्या करना है, किसी भी एक पोएम को हमें सुनाना है। तो हमने कौन सी पोएम ली है, लेसन 2 की द स्विंग। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, अप इन द एयर सो ब्लू, ओह I do think it's the pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जी, किन्होंने लिखी है ये पोएम, इसके राइटर कौन है, रॉबर्ट लुइस। ओके, फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज चाइल्डहुड, मतलब जो बचपना है वो जीवन का सबसे अच्छा समय है। वो क्या है, जीवन का एक ऐसा समय है जो उसे हम कह सकते हैं कि ये जीवन का ताज है। तो इसीलिए अपने बचपन को अच्छे से जिए। ठीक है, तो ये पोएम हमने पढ़ ली है, इसकी मीनिंग हमने लेसन 2 में, लेसन 2 जब हमने पढ़ा था तो इसकी हमने मीनिंग भी समझी थी और इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। इसकी मीनिंग समझने के लिए आप लेसन 2 वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। Our next question is fill in the blanks and complete the poem। क्या हुआ है, पोएम की कुछ लाइंस दी हुई हैं, उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी तक शायद आपने इतने बार इसे पढ़ लिया होगा कि आपको याद हो जानी चाहिए थी ये पोएम की, इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, फिल करते हैं। हाउ डू यू ब्लैंक टू गो ब्लैंक इन अ ब्लैंक। तो इसे हमें देखिए, पोयम की ये वाली लाइन दी हुई है, द स्विंग से ही लिया गया है ये वाली जो लाइन है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, देखिए हाउ डू यू लाइक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। नेक्स्ट लाइन क्या है, अप इन द ब्लैंक सो ब्लैंक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप इन द एयर so blue, oh I blank think it's the, इसमें हम क्या लिखेंगे, oh I do think it's the pleasant thing। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, it's the pleasant thing ever a child can do, a child can do। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, क्या हुआ है, सिर्फ जो पोयम की लाइन थी उसमें हमें वर्ड्स को ढूंढना था कि कौन से वर्ड्स में ब्लैंक आया है, तो वो वर्ड्स हमें यहाँ पे फिल कर देने थे। ये इजी सी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको भी ये समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। Our next question is find words
राइमिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे इन्होंने दिखा है, वॉल का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, मतलब एक जैसे जो लगे, जैसे तुकबंदी वाले, है ना। तो वॉल का क्या हुआ है, टॉल, है ना। तो हम वाइड के लिए क्या लिख सकते हैं, वाइड के लिए हम लिख सकते हैं टाइट। ठीक है, मतलब एक जैसे जिनमें साउंड आए। फिर उसके बाद ब्राउन, ब्राउन के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टाउन। ठीक है, ब्लू, ब्लू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्लू, CLUE। स्विंग, स्विंग के लिए हम देखिए क्या लिख सकते हैं, रिंग लिख सकते हैं। स्विंग के लिए विंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम स्प्रिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइड बनाया हमने, तो हम यहाँ पे प्राइड भी बना सकते हैं, साइड भी बना सकते हैं वाइड के लिए। ब्राउन के लिए हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे ब्राउन के लिए हमने टाउन बना दिया, और क्या बना सकते हैं हम, गाउन। और ब्लू, ब्लू के लिए हमने क्या बनाया, क्लू, और एक वर्ड और भी तो बना सकते हैं, ग्लू। ओके, ये एक्सरसाइज भी आपको मजा आया होगा करने में। इस एक्सरसाइज को भी हमने किया था जब हम लेसन्स को सॉल्व कर रहे थे ना, एक्सरसाइज को, तब हमने किया था। फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट इन द गिवन ब्लैंक स्पेस। मतलब क्या करना है हमें, इन वर्ड्स में से कौन से न्यू वर्ड्स बन सकते हैं, या इसमें कौन से वर्ड्स छुपे हुए हैं, वो हमें क्या करना है, वो हमें इन बॉक्सेस में लिखने हैं। तो हमारा पहला वर्ड क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर से देखिए हम क्या बना सकते हैं, फ्लावर से हम बना सकते हैं फ्लो। ठीक है, पहला वर्ड क्या बना हमारा, फ्लो। और नेक्स्ट क्या हम बना सकते हैं, लोवर, ये भी तो बन सकता है। और सर्च, सर्च से देखिए हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, सी। और एक क्या बना सकते हैं, ईयर। और एक वर्ड और बन सकता है इसमें, क्या बनेगा, आर्च। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, स्विंग। स्विंग से हम क्या बना सकते हैं, विंग। और इन भी तो बनेगा। ओके, तो आई होप ये भी इजी सी एक्सरसाइज थी, आपने इसे जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग अदर वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स। हमें क्या करना है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं। इन वर्ड्स जो दिए हुए हैं इससे हमें कनेक्ट करना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ये एक्सरसाइज भी तो हमने की थी ना, याद आया कि नहीं आपको। देखिए इसमें हम कौन कौन से वर्ड्स बनाएंगे और आपने कौन से वर्ड्स बनाए हैं अपनी कॉपी में पहले नोट कीजिएगा, और फिर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, जिससे हमें और नए नए वर्ड्स मिलेंगे अगर आपने कुछ नए वर्ड्स बनाए होंगे तो। रेन, रेन में देखिए हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, बो। ठीक है, तो क्या वर्ड बनेगा, रेनबो। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ड ही लिख देते हैं। ओके, रेनबो। नेक्स्ट और क्या बना सकते हैं हम, इससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। रेनकोट, बारिश होती है तो आप पहन के जाते हो ना स्कूल। रेनफॉल। ओके, फिर हैंड, हैंड से हम क्या न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, हैंडमेड, हैंड बैग। और क्या बना सकते हैं, हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, सुंदर है कि नहीं, हैंड राइटिंग, यहाँ पे जी आएगा। ओके, जी। फिर नेक्स्ट क्या है, बाथ। तो हम बाथ से क्या बना सकते हैं, बाथरूम, बाथटब, बाथरोब। ये सभी वर्ड्स हमने अपनी एक्सरसाइज वाले जब वीडियो किया था तो उसमें सभी को बनाया था। और भी वर्ड्स थे जिसमें हमने न्यू वर्ड्स क्रिएट किए थे। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Our next exercise is write opposites of the following words. हमें क्या करना है, इनके opposite words लिखने हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, win, win का opposite word क्या होगा, loss। ओके, sad, win मतलब होता है जीतना, और loss मतलब क्या होगा, हारना। sad, sad मतलब होता है दुखी, तो इसका opposite word क्या होगा, happy।
नेक्स्ट क्या है, वीकनेस। वीकनेस मतलब हमारी कोई भी वीकनेस, जो हमारी कमजोरी होती है ना, उसे क्या कहते हैं, वीकनेस। तो इसकी अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ। पास, जब आप एग्जाम में पास होते हैं तो आप बोलते हैं ना मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। और फिर इसका अपोजिट क्या होगा, फेल। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, फेल। तो इसीलिए हमें पढ़ाई करते रहना है। फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड मतलब जो हमारा दोस्त होगा, है ना। तो दोस्त का अपोजिट क्या होगा, शत्रु। तो इसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एनिमी। ओके, आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। इसे यहाँ लॉस, कलर चेंज कर देते हैं, शो नहीं हो रहा है लॉस। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड्स को ढूंढना है और उसे इन ब्लैंक्स में फिल करना है। वर्ड्स कहाँ से ढूंढने हैं, ये वर्ड्स दिए हुए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तब तो हम भर पाएंगे ना। ठीक है, देखिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ, लाई। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ। ओके, लाई मीन्स झूठ। झूठ बोलना पाप है। ओके, और आगे का आप बताइए क्या है, रियलिटी। रियलिटी मीन्स क्या होता है, वास्तविक, मतलब एकदम सच में, बोलते हैं ना एकदम सच में, वैसे ही वाला सच में, वास्तविक। ठीक है, पावर मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉपीड। कॉपीड मीन्स होता है नकल। और रिमेंबर मतलब होता है याद रखना। ठीक है, याद होना या याद रखना कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इसकी मीनिंग अब हमने समझ ली। अब हम इन्हें फिल कर सकते हैं। टिल टुडे, टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग ब्लैंक फॉर इंडियंस। मतलब गांधी जी क्या है, लिविंग मतलब क्या है, मतलब जो जीवित हो, है ना। लिविंग रियलिटी है गांधी जी। ठीक है, एक वास्तविकता है रियलिटी गांधी जी। क्यों, क्योंकि उनके आदर्श इतने अच्छे थे कि वो आज भी हमारे बीच में एक लिविंग रियलिटी के रूप में है। ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड। मतलब वो एक ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हमें नकल करनी चाहिए थी। ठीक है, जिनकी हमें अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। ही डिड नॉट रिमेंबर, ही डिड नॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिमेंबर। अब देखिए इसे हम पूरा पहले पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हमने यहाँ रिमेंबर क्यों लिखा है। ही डिड नॉट रिमेंबर मतलब उन्हें याद ही नहीं है, एवर हैविंग टोल्ड आ लाई मतलब उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने कभी झूठ बोला होगा। ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज मतलब अपने स्कूल डेज के दौरान उन्हें ये याद ही नहीं है कि कभी उन्होंने झूठ कहा होगा। ही टॉट अस द और ब्लैंक ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन मतलब उन्होंने हमें क्या बताया कि क्या पावर होता है नॉन वायलेंस का और नॉन कॉपरेशन का। ठीक है, जब हमने ये द चाइल्डहुड वाला चैप्टर पढ़ा था तो ये वाला एक्सरसाइज उसी में थी, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था। अगर आपको वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। मतलब कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो रही है, उसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। एकदम चिट्टू सी एकदम बोलना चाहिए, छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना होगा, थोड़ा सा कुछ कुछ लिखना है। मोना, मोना क्या कहती है, दो फ्रेंड्स हैं मोना और शालू। मोना क्या कहती है, डू यू लाइक ट्रीज। तो शालू क्या कहती है, यस। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, यस है अगर तो आई डू और नो है तो आई डोंट। तो यस है तो यस आई डू। शालू को भी ट्रीज पसंद है। शालू, डू यू लाइक बनानास। अब शालू मोना से क्या पूछती है, क्या तुम्हें केले पसंद है। तो मोना क्या बोलती, नो आई डोंट, इसे केले पसंद नहीं है। तो मोना को क्या है, केले पसंद नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, नो आई डोंट। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज, हमें क्या करना है, इन फ्रेज को कंप्लीट करना है। अब ये हमारी मेन एक्सरसाइज आई, इसमें आपको कुछ कुछ वर्ड्स दिए नहीं हैं, इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको जो याद होंगे वही इसे फिल कर पाएंगे। जिन्होंने इसे एक्सरसाइज को चैप्टर 3 में किया होगा तो वही इसे फिल कर पाएंगे। अब ब्लैंक ऑफ बनानास मतलब हमें क्या बताना है कि जब बनाना का जब ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो अब ब्लैंक ऑफ बनानास, ये देखिए ये बनाना दिख रहे हैं, तो जब बनानास का ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंच। ठीक है, अ बंच ऑफ बनानास। अब नेक्स्ट क्या है, अ ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स। तो जब प्लेयर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टीम। अ टीम ऑफ प्लेयर्स।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अ ब्लैंक ऑफ स्टार्स। जब स्टार्स का जब ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लस्टर। ओके, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्या है, अ ब्लैंक ऑफ कैटल्स। तो कैटल्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लॉक। ठीक है, फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ कैटल्स। एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स की जब ग्रुप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्मी, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स। और शिप्स, शिप्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद करने थे कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो आप फिर इसे फिल कर पाएंगे। ओके, ये भी एकदम छोटी सी एक्सरसाइज है। क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। हमें क्या करना है, वर्ड्स की करेक्ट फॉर्म, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो भी ब्लैंक दिया हुआ उसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, वाइड। जब वाइड होगा तो कंपैरेटिव में क्या बना हुआ, वाइडर, और सुपरलेटिव में क्या बनेगा, वाइडेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, डीप। तो डीप के लिए कंपैरेटिव में क्या बनेगा, डीपर, और नेक्स्ट क्या बनेगा, सुपरलेटिव में डीपेस्ट। स्वीटेस्ट, अब ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो हम इसे किस लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, स्वीट। और क्या नेक्स्ट कंपैरेटिव में क्या आएगा, स्वीटर। ओके, अब जो ये एक्सरसाइज है ये इसको हमने सॉल्व नहीं किया था चैप्टर में। इसमें क्या है, बहुत सारे मतलब अगर जिसने चैप्टर समझा है उसे ही ये समझ में आएंगे कि ये राइट है या रॉन्ग। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें 1 से लेके 4 तक चैप्टर समझने ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर क्योंकि ये जो ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं ये अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, द स्पाइडर डिड नॉट सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग। मतलब इसका क्या हुआ कि क्या स्पाइडर को सफलता नहीं मिली थी दीवार पर चढ़ने में, क्लाइंब करने में, उसको सक्सीड नहीं हुई थी वो। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि वो तो सक्सीड हो गई थी ना। ठीक है, इट इज द प्लीजेंट थिंग टू स्टे इन अ स्विंग। क्या झूले पर रहना सबसे सुखद है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज अ 50 ईयर ओल्ड मैंगो ट्री, ये भी ट्रू है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, गांधी जी लेफ्ट पोरबंदर एट द एज ऑफ 8। 8 में नहीं, उन्होंने 7 में पोरबंदर को लेफ्ट किया था, तो ये रॉन्ग होगा। गांधी जी मिस स्पेल्ट द वर्ड कैटल, उन्होंने इस वर्ड को क्या किया था, गलत स्पेलिंग लिखी थी, तो ये बिल्कुल सही है। मिस स्पेल्ट मतलब क्या है, उन्होंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसी के लिए तो उन्हें कॉपी करने के लिए कह रहे थे ना कि कॉपी कर लो इस वर्ड्स को, लेकिन उन्हें कॉपी करना ठीक नहीं लगा तो उन्होंने इसे गलत ही लिखा। आंसर दीज क्वेश्चन, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। वॉट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। मतलब जो गांव के बच्चे हैं जब वो थक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन। द विलेज चिल्ड्रन स्लीप, ये हम फिर से लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री शेड। अंडर द ट्री शेड मतलब बच्चे जब थक जाते तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। कहाँ पर, पेड़ की छाया के नीचे। चिल्ड्रन व्हेन दे गेट टायर्ड, है ना। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री शेड व्हेन दे गेट टायर्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। व्हाट डिड द किंग सी इन अ केव, मतलब जो राजा था उसने गुफा में क्या देखा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द किंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन का है। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द किंग सॉ अ स्पाइडर। क्या देखा राजा ने, एक स्पाइडर को। ट्राइंग, जो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। किस चीज के लिए कोशिश कर रही थी, ट्राइंग टू क्लाइम अ
वॉल मतलब दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। राजा ने ये देखा गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What left a lasting impression on गांधीजी's माइंड मतलब गांधी जी के मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप किसने छोड़ी थी? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? वॉट की जगह हमें क्या लिखना है? वो नहीं, दो प्लेस के नाम लिखने हैं जो गांधी जी ने एक तो पढ़ा था और एक कौन सा देखे थे उन्होंने, है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम? द प्लेस। प्लेस के नाम क्या क्या हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी लिख के बताइएगा कि आपको याद भी है या नहीं। द प्लेस हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एंड श्रवण कुमार। अब इसके आगे हमें कहाँ से लिखना है? लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? व्हाट कैन यू सी व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग। ये जो सारे क्वेश्चन है किस चैप्टर से हैं? चैप्टर सेकंड से। ओके, व्हाट कैन यू सी व्हेन गोइंग अप इन अ स्विंग मतलब जब हम झूले में ऊपर जाते हैं तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे? हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? रिवर्स, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें नदियां देखने को मिलती हैं। और क्या मिलते हैं? ट्रीज, पेड़ भी देखने को मिलते हैं। एंड रिवर्स, ट्रीज, कैटल्स एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड। पूरा जो ग्रामीण इलाका है, ऑल ओवर द कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड मीन्स हमें ग्रामीण इलाका भी हमें देखने को मिलता है। कंट्री साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड मतलब जो एक बच्चा है उसे ग्रामीण इलाके में क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसका आंसर भी क्या है? फोर्थ और फिफ्थ का आंसर हम लगभग सेम ही लिखेंगे। फिफ्थ में हम क्या लिखेंगे? रिवर्स, ट्रीज एंड कैटल्स। द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। ये हमारा फोर्थ और फिफ्थ तो सेम ही हो गया। अब आपको इसे एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, दो दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है ना हमें जब दो क्वेश्चन का आंसर एक जैसा हो जाता है और उसे एक ही बार पढ़ना पड़ता है, दो बार पढ़ना भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द पोयम द स्विंग। ये एक नया सा क्वेश्चन है, तो हमें क्या लिखना है? द स्विंग के राइटर कौन है, किसने ये पोयम लिखी है? तो इसका आंसर क्या है? रॉबर्ट। हु की जगह हम क्या लिखेंगे? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इज द राइटर ऑफ द पोयम द स्विंग। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। राइट अ पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ ट्रीज। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? एक पैराग्राफ लिखना है ट्रीज के यूजेस के बारे में। तो अब बताइए ट्री का हम क्या क्या यूज होता है? ट्री का हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है, क्या किस प्रकार से ट्री हमारे लिए यूजफुल है? तो देखिए, ट्री जो होते हैं क्या करते हैं? हमें फ्रूट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड मतलब छाया भी देते हैं, और क्या क्या देते हैं? हमें फर्नीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो एयर है उसे क्लीन भी रखते हैं। तो यही सब पॉइंट हमें क्या करने हैं? लिखने हैं। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या है? ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन टू ब्रेथ मतलब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं? और ट्री हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड फ्रूट्स। मीठे मीठे फल भी तो देते हैं पेड़ हमें। फ्रूट्स, फ्लावर, और फ्लावर भी देते हैं जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस लेते हैं फ्लावर्स के। एंड वुड, और लकड़ी भी तो प्रोवाइड करवाते हैं पेड़ हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? ट्री, नेक्स्ट यूज क्या लिख सकते हैं हम? ट्रीज गिव शेड मतलब हमें छाया भी तो देते हैं। एंड कीप प्लेसेस कूल, और क्या करते हैं?
जगह को, स्थानों को, जिस स्थान पे पेड़ होते हैं वहां पर क्या होता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, वहां पर ठंडा वातावरण होता है, ठंडा एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और एक पेड़ का हम ट्री का यूज क्या लिख सकते हैं, दे हेल्प ब्रिंग्स रेन, मतलब बारिश करवाने में भी तो ये हेल्पफुल है, एंड कीप द एयर क्लीन, हमारी जो एटमॉस्फेयर की जो हमारी एयर है उसे भी तो ये क्या करते हैं, क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट यूज हम क्या लिख सकते हैं, और एक पैराग्राफ तो कंप्लीट हो ही गया है हमारा, तो एक लाइन हम और लिख देते हैं, ट्रीज, जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, होम भी तो प्रोवाइड करते हैं, किसको, इंसेक्ट को, होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स को और इंसेक्ट को भी ये क्या करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और सारे वर्ड्स की मीनिंग भी आपको समझ में आई होगी।